दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी विद निकी में। एक बूढ़ी माँ और उसका एक पुराना संदूक जो वर्षों से बंद पड़ा था। घर के हर सदस्य की निगाहें उसी संदूक पर टिकी रहती थी। बेटों को लगता था कि माँ ने जरूर उसमें बहुत सारा पैसा छुपा कर रखा है। शायद पुराने जमाने के सोने चांदी के गहने हो, कोई गुप्त जमा पूंजी हो, या फिर जमीन जायदाद के ऐसे कागज हों जो उनकी किस्मत बदल दें। बहुएं भी मन ही मन हिसाब लगा चुकी थी कि जब यह संदूक खुलेगा तो घर की तस्वीर बदल जाएगी। कोई सोचता था उसमें खजाना है, कोई मानता था कि माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसी में बंद कर रखी है। सबके दिल में एक ही बेचैनी थी कि आखिर वह दिन कब आएगा जब यह पुराना संदूक खुलेगा और उसके अंदर छुपा राज सबके सामने आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस चीज को वह खजाने से भरा संदूक समझ रहे हैं वह दरअसल उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला आईना बनने वाला है। फिर एक दिन वह घड़ी भी आ गई। माँ की मौत के बाद जब कांपते हाथों से उस पुराने संदूक का ताला खोला गया तो कमरे में बैठे हर बेटे और हर बहू की सांसें थम गई। सबकी आंखें लालच, उम्मीद और उत्सुकता से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, अगले ही पल घर में ऐसे सन्नाटे भरी चीख गूंजी कि सबके होश उड़ गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि अंदर जो था वह सोना चांदी नहीं बल्कि उससे भी कई ज्यादा भारी सच था। उस एक पल ने बेटे और बहुओं की पूरी दुनिया हिला दी, क्योंकि संदूक में खजाना नहीं, उनकी माँ का दर्द, त्याग और उनकी अपनी बेरुखी का ऐसा हिसाब बंद था जिसे देखकर उनका सिर शर्म से झुक गया। आज की कहानी उसी पुराने संदूक की है जो खुला तो देर से, लेकिन उसने एक ही झटके में सबको उनकी औकात दिखा दी। यह कहानी है सावित्री देवी की। सावित्री देवी अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है, लेकिन दिल फिर भी अपने बच्चों के लिए धड़कता रहता है। उनके पति रामनाथ जी को गुजरे 15 साल से ज्यादा हो चुके थे। जब रामनाथ जी की मृत्यु हुई तब उनके तीनों बेटे अभी अपने अपने संघर्ष के दौर में थे। बड़ा बेटा महेश नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मंझला राकेश छोटी सी दुकान चलाता था जो अक्सर घाटे में रहती थी, और छोटा बेटा दिनेश पढ़ाई पूरी करके शहर जाने के सपने देखता था। उस समय घर की हालात ऐसी थी कि चूल्हा जलाना भी एक युद्ध जैसा लगता था। लेकिन सावित्री देवी ने कभी बच्चों के सामने अपना दुख नहीं रखा। उन्होंने अपने गहने बेचे, खेत का एक टुकड़ा गिरवी रखा। ये देखो गाउन के हिसाब। हाँ माँ बताइए। सब ठीक है ना? जी माँ। रात रात भर दूसरों के लिए पापड़ और अचार बनाए, गांव की औरतों के कपड़े सिले, पर अपने बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके हिस्से की रोटी माँ ने आधी करके खाई है। समय बदला, बेटे बड़े हुए, उनके घर बस गए, बहुएं आ गई, आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट भी गूंजने लगी। लेकिन इस बदलते समय के बीच एक चीज धीरे धीरे कम होती गई, माँ के पास बैठने के लिए समय। पहले जो बेटे माँ के आंचल में सिर रखकर सोते थे, अब वही बेटे उनके कमरे के पास से गुजरते हुए बस इतना पूछ लेते हैं, माँ दवा खा ली ना, और जवाब सुनने बिना आगे बढ़ जाते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, घर बड़ा था, रसोई भरी रहती थी, त्योहार आते थे, रिश्तेदार आते थे, और सब कहते सावित्री बहुत भाग्यशाली है, 3 बेटे हैं, भरा पूरा परिवार है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस भरे घर में सावित्री देवी का कमरा सबसे खाली था। उनके कमरे में एक पुराना संदूक रखा रहता था, भारी काले रंग की लकड़ी का बना, किनारों पर जंग लगी पीतल की पट्टियां और ऊपर पुराने कपड़े का ढका हुआ टुकड़ा। घर के हर सदस्य ने उस संदूक को देखा था, लेकिन किसी ने उसे ठीक से खोला भी नहीं था। जब भी बहुएं सफाई करती, उस संदूक को बस थोड़ा सरका देती और कहती, अम्मा इसमें क्या रखा है, इतना संभाल कर क्यों रखती हैं आप इसे? तब सावित्री देवी हल्का सा मुस्कुराकर कहती, मेरे जाने के बाद देख लेना, जो है सब तुम्हारा ही तो है। बस यही एक वाक्य पूरे घर में अलग अलग मतलब लेकर फैल चुका था। बड़ी बहू सुनीता को लगता था कि इसमें जरूर सोने के कुछ गहने छुपे होंगे जो अम्मा ने किसी को बताए नहीं। मंझली बहू कविता को यकीन था कि जरूर जमीन के पुराने कागज होंगे, शायद रामनाथ जी ने कुछ ऐसी जायदाद छोड़ी होगी जिसका पता किसी को ना हो। छोटे बेटे दिनेश की पत्नी प्रीति को लगता था कि अम्मा ने पुराने जमाने के नोट या सिक्के जमा करके रखे होंगे, और बेटों के मन में भी कहीं ना कहीं यही बात घर कर चुकी थी कि अम्मा ने कुछ न कुछ जरूर छुपा कर रखा है। कोई खुलकर कहता नहीं था, लेकिन जब भी खर्चे की बात आती, बहुओं की फुसफुसाहट में वही संदूक आ जाता।
सुनीता कहती, देखना अम्मा के पास ज़रूर कुछ होगा, नहीं तो इतनी निश्चिंत कैसे रहती हैं। कविता जवाब देती, हाँ, वरना बार बार क्यों कहती कि मेरे बात खोलना। दिनेश कभी मजाक में कह देता, कहीं अम्मा ने हम सबको चौंकाने के लिए खजाना तो नहीं छुपा रखा है। सब हंस देते, लेकिन उस हंसी में सचमुच लालच की एक महीन रेखा मौजूद रहती। सावित्री देवी सब समझती थी। बूढ़ी आंखें भले धुंधली हो जाए, लेकिन माँ का मन कभी धुंधला नहीं होता। उन्हें पता था कि अब लोग उनके पास बैठने नहीं बल्कि उस संदूक की तरफ देखने आते हैं। कई बार जब वह खांसी से परेशान होकर पानी मांगती, पानी पानी, तो कोई बहू कहती, अभी लाई अम्मा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। और फिर आधा घंटा निकल जाता। लेकिन उसी बीच अगर किसी को उनके कमरे में कोई पुरानी चाबी तलाशनी होती तो वही बहू सबसे पहले उनके संदूक के पास पहुंच जाती। सावित्री देवी के मन में दर्द तो होता था, मगर शिकायत नहीं। शायद इसलिए नहीं कि उन्हें दुख कम था, बल्कि इसलिए कि माँ का दुख भी अजीब होता है। वह अपनी ही संतान के खिलाफ गवाही नहीं देता। एक दिन सर्दियों की शाम थी। सावित्री देवी आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था और उनके पोते पोतियां मोबाइल लेकर घर के अलग अलग कोनों में बैठे थे। तीनों बेटे बाहर के काम, दुकान, दफ्तर और फोन की बातों में उलझे हुए थे। अचानक सावित्री देवी ने बड़े बेटे महेश को बुलाया। महेश आया तो उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा आज जरा मेरे पास बैठ जा। महेश ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। सावित्री देवी ने कुछ पल उसे देखा। वह वही महेश था जिसे कभी वह भूख से रोता देखकर अपना हिस्सा भी खिला देती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर जल्दबाजी थी, जैसे माँ के पास बैठना भी काम हो, रिश्ता नहीं। उन्होंने पूछा, बेटा तुझे याद है तो बचपन में बुखार में मुझे छोड़ता ही नहीं था। महेश हल्का सा मुस्कुराया, अरे माँ अब वो बातें रहने दो, बच्चे थे तब। फिर उसका फ़ोन बजा और उसने कहा, माँ मैं अभी आया, एक ज़रूरी कॉल है। वह उठकर चला गया। सावित्री देवी कुछ क्षण उसकी पीठ देखती रही, फिर आसमान की तरफ देखने लगी। उसी रात उन्होंने अपने संदूक की चाबी तकिए के नीचे रखी और एक पुरानी डायरी निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर शब्द साफ उतर रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा था कि उम्र ज़्यादा हो गई है, ध्यान रखिए, इन्हें अकेले मत छोड़िए। बेटों ने डॉक्टर की बात सुनी, सिर हिलाया, दवाइयाँ लाकर रख दी, लेकिन ध्यान फिर भी वह नहीं मिला जिसकी उस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, साथ। एक रात सावित्री देवी ने तीनों बहुओं और बेटों को बुलाकर बस इतना कहा, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे का संदूक खोल लेना, उसमें जो कुछ है सब तुम बांट लेना, लेकिन एक बात याद रखना, उसे सबके सामने खोलना। इतना कहकर वह चुप हो गई। यह सुनते ही सबके मन में जैसे कोई घंटी बज गई। अब यह सिर्फ पुराना बक्सा नहीं रहा था, एक गहरा रहस्य बन चुका था। अगले ही दिन बड़ी बहू ने रसोई में बुदबुदाया, अम्मा ने खुद कहा है, मतलब कुछ तो ज़रूर है। कविता बोली, हाँ, वरना यूँ सबके सामने खोलने को क्यों कहती। दिनेश चुप था, लेकिन उसके मन में भी हलचल थी। उसने सोचा, अगर सचमुच कुछ निकला तो घर की बहुत सी मुश्किलें हालात हो सकते हैं। पर किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद उस संदूक में माँ का दर्द भी हो सकता है। कुछ दिन बाद वह सुबह भी आ गई जिसका डर हर संतान को होना चाहिए, लेकिन जिसके लिए यह घर जैसे भीतर ही भीतर तैयार बैठा था। सावित्री देवी ने भोर से पहले अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने हिस्से का सब कुछ सहकर अंततः मौन में सुकून पा लिया है। घर में रोना धोना मच गया। रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, बहुएं छाती पीट पीट कर रोए। बेटों की आंखें भी नम थीं, लेकिन इस शोक के बीच भी कहीं न कहीं उस संदूक का भार हवा में तैर रहा था। अंतिम संस्कार हुआ। 13वीं तक सारे कर्मकांड पूरे हुए। आने जाने वालों की भीड़ कम हुई तो घर के भीतर एक नई बेचैनी बढ़ गई। 14वें दिन शाम को महेश ने कहा, अब माँ ने कहा था कि संदूक सबके सामने खोलना, तो आज खोल ही लेते हैं। ये सुनते ही सब जैसे पहले से तैयार बैठे थे। ड्राइंग रूम के बीच में वह पुराना संदूक लाकर रखा गया। पीतल की पुरानी कुंडी पर धूल जमी थी। चाबी महेश ने माँ की तकिया के नीचे से निकाली थी। कमरे में तीनों बेटे, बहुएं, बच्चे और पास की 2 बुआएं भी बैठी थीं। सबकी आंखों में जिज्ञासा थी। महेश ने कांपते हाथों से ताला खोला, कुंडी चरमराई, ढक्कन धीरे धीरे उठा। जैसे ही संदूक खुला, सबकी गर्दनें आगे झुक गई, लेकिन अंदर देखकर कुछ क्षण के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया।
वहाँ सोने के हार नहीं थे, जमीन के कागज नहीं थे, ना नोट की गड्डियाँ थी। ऊपर बड़े करीने से तह की हुई पुरानी साड़ियाँ रखी थी, कुछ धुली हुई, कुछ किनारों से घिसी हुई। उनके नीचे बच्चों के पुराने छोटे छोटे कपड़े थे, एक नन्हा स्वेटर, एक स्कूल की नीली शर्ट, एक फटी जेब वाली निकर, एक छोटी फ्रॉक जो शायद महेश की बेटी की बचपन की थी। कविता ने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? प्रीति ने जल्दी जल्दी कपड़े हटाने शुरू किए, जैसे असली चीज अभी नीचे होगी। फिर एक पुरानी तस्वीर निकली, रामनाथ जी की, जिसके पीछे सावित्री देवी ने अपने हाथ से लिखा था, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बच्चों को संभाल लिया, अब बस तुमसे मिलने की देर है। सब एक क्षण को चुप हो गए। महेश ने गला साफ किया और बोला, नीचे देखो। नीचे एक कपड़े की गठरी बंधी थी, उसे खोला गया। उसमें कुछ पुराने खत थे, एक लाल कपड़े में बंधे थोड़े से नोट और एक डायरी थी। नोट गिने गए, सिर्फ 27,000 रुपये थे। सुनीता के चेहरे का रंग उतर गया, उसे लगा था कि लाखों होंगे। दिनेश ने धीमे स्वर में पूछा, बस इतना? तभी बुआ जी ने तीखी नज़र से उसकी तरफ देखा। डायरी महेश ने उठाई, पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बच्चों के लिए मेरे जाने के बाद। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। महेश ने पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना महेश के नाम था। बेटा महेश, जब तू 10वीं में फेल हुआ था और पूरे गांव ने तुझे निकम्मा कहा था, तब तू रात भर रोया था। तूने मुझसे कहा था, माँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसी रात मैंने अपनी शादी का आधा गहना बेचा था ताकि तू शहर जाकर कोचिंग कर सके। तूने बाद में नौकरी पाई तो सबने कहा महेश ने मेहनत की, पर मुझे खुशी थी कि मेरी चूड़ियाँ, मेरे गहने तेरी आत्मविश्वास में बदल गए। महेश की उंगलियां कांपने लगी। उसे सचमुच याद आया, कोचिंग की फीस कहाँ से आई थी। उसने कभी पूछा नहीं। दूसरा पन्ना राकेश के नाम था। बेटा राकेश, जब तेरी दुकान घाटे में जा रही थी और तू हार मानकर बैठ गया था, तब मैंने खेत का वह टुकड़ा गिरवी रखा था जिसे तेरे बाबूजी ने कहा था आखिरी मजबूरी में ही छोड़ना। मैंने तुझसे झूठ कहा था कि कुछ बचत थी मेरे पास। मुझे डर था कि अगर सच बताऊंगी तो तू टूट जाएगा। आज भी वह रसीद मैंने इसी संदूक में रखी है। राकेश ने कांपते हाथ से सचमुच वह पुरानी गिरवी रसीद उठाई। उसकी आंखें फैल गईं। तीसरा पन्ना दिनेश के नाम था। बेटा दिनेश, तुझे शहर भेजते समय तू बार बार कह रहा था, माँ मैं लौट कर तुम्हें बहुत सुख दूंगा। मैं जानती थी कि जिंदगी हर वादा पूरा नहीं करने देती। मैंने तेरे लिए रात रात पर झाँक कर पापड़ बेचे थे। मुझे तुझसे शिकायत नहीं, बस कभी कभी तेरी आवाज़ सुनने का मन करता था। दिनेश रो पड़ा। उसने चेहरे पर हाथ रख लिया। डायरी आगे बढ़ी। अब उसमें किसी एक बेटे का नहीं, पूरी माँ का मन बोल रहा था। सावित्री देवी ने लिखा था, मेरे बच्चों तुम बुरे नहीं हो, तुम बस व्यस्त हो गए। शायद यही समय की चाल है। मैं जानती हूँ तुमने मुझे भूखा नहीं रखा, दवा भी दिलाई, इलाज भी कराया, लेकिन बूढ़े शरीर को सिर्फ दवा नहीं चाहिए होती। उसे लगता है कि कोई उसके पास बैठे, उसका हालचाल पूछे, कोई बिना घड़ी देख उसके पास ठहरे। मेरे पास सब कुछ था, बस वही नहीं था। महेश की पत्नी सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। डायरी का अगला पन्ना जैसे तलवार था। उसमें लिखा था, तुम सब उस संदूक के बारे में सोचते रहे, मुझे पता था। जब जब तुम पूछते थे कि इसमें क्या है, मैं मुस्कुरा देती थी, क्योंकि अगर सच कह देती कि इसमें तुम्हारा बचपन है, मेरे अधूरे सपने और मेरी रातों की नींद रखी है, तो शायद तुम्हें उसकी कीमत समझ ना आती। इसलिए मैंने चाहा कि मेरे जाने के बाद इसे खोलना, ताकि तब शायद शब्द सीधा दिल तक पहुंचे। अब कमरे में कोई सिर उठाकर नहीं देख पा रहा था। डायरी में आगे लिखा था, इस संदूक में जो साड़ियां हैं उनमें से एक मैंने महेश की नौकरी लगने वाले दिन पहनी थी, एक राकेश की शादी में पहनी थी, एक तब पहनी थी जब दिनेश शहर से पहली तनख्वाह लेकर आया था। जो छोटे कपड़े हैं वे तुम्हारे बचपन की निशानी है। मैं इन्हें इसलिए संभाल कर रखी थी क्योंकि जब तुम बड़े होकर मुझसे दूर होते गए, तब इन्हें देखकर मुझे लगता था कि मेरे बच्चे अभी भी यहीं कहीं हैं। सबकी रुलाई फूट चुकी थी, लेकिन सबसे गहरा आघात अभी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्नों में सावित्री देवी ने लिखा था, इस लाल कपड़े में जो पैसे हैं वे मेरे अंतिम संस्कार और मंदिर में दान करने के लिए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरे लिए कोई कर्ज ले। मैं अपनी विदाई का खर्च खुद छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि जिंदगी भर मैंने तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, मरने के बाद भी नहीं बनूंगी। यह पढ़ते ही राकेश जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने सिर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने के भीतर जमा वर्षों का पत्थर चकनाचूर कर दिया हो। महेश की पत्नी बुदबुदाई, हम कैसे लोग निकले, अम्मा ने मरने का खर्च भी खुद रख छोड़ा।
डायरी का अंतिम वाक्य महेश ने पढ़ा और उसके बाद वह खुद पढ़ ना सका। उसने रोते हुए डायरी राकेश को दे दी। उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ना बड़े बड़े वादे, ना महंगे कपड़े। बस कभी कभी कोई पूछ लेता, माँ आज तुम्हारा मन कैसा है, तो शायद मेरा बुढ़ापा इतना लंबा और इतना अकेला ना लगता। अगर मेरे बच्चे यह पढ़कर रोए तो मेरे लिए मत रोना, अपने भीतर उस जगह के लिए रोना जहाँ तुम मुझे होते हुए भी खो बैठे। कमरे में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। पोते पोतियाँ जो अब तक समझ नहीं रहे थे, वे भी अपने पिताओं को रोते देख सहम गए। बड़ी बुआ ने धीमे स्वर में कहा, यही होता है असली संदूक। इसमें माँ की उम्र बंद थी और तुम लोग सोना ढूंढ रहे थे। वह वाक्य जैसे हर दिल में चुभ गया। महेश उठकर माँ के संदूक के पास गया। उसने अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी को दोनों हाथों से उठाया, चेहरे से लगाया और बच्चों की तरह फूट पड़ा। वह कह रहा था, माँ एक बार और बुला लेती, मैं बैठ जाता तेरे पास, कसम से बैठ जाता। राकेश वहीं गिरवी रसीद हाथ में पकड़ कर रो रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने कितनी बार दोस्तों के सामने अपनी मेहनत का घमंड किया, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि उसकी मेहनत की नींव माँ की ज़मीन पर खड़ी थी। दिनेश सबसे ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा था। वह बार बार डायरी के उस पन्ने को पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि मुझे तेरी आवाज़ सुनने का मन कर रहा था। उसे याद आ गया कि कितनी बार उसने माँ को फ़ोन देखकर सोचा था बाद में बात कर लूँगा, और वह बात भी कभी नहीं आया। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। पहली बार वह बड़ा सा घर सचमुच शोक में डूबा था, और यह शोक माँ के जाने का कम, अपनी बेरुखी का ज़्यादा था। अगले दिन महेश ने सबसे पहले घर में एक फ़ैसला लिया। उसने कहा, इस कमरे को कोई स्टोर रूम नहीं बनाएगा, यह माँ का कमरा रहेगा, ये संदूक यहीं रहेगा, और हर साल उनकी बरसी पर हम सिर्फ पूजा नहीं रखेंगे बल्कि उनके लिखे पन्ने पढ़ेंगे, ताकि हम भूले नहीं कि हमने क्या खोया है। राकेश ने गिरवी पड़ा खेत छुड़ाने की बात की। दिनेश ने शहर की नौकरी के बहाने छूटे रिश्तों को दोबारा जोड़ने का संकल्प लिया। बहुएं भी बदल गई। सुनीता ने पहली बार अपने बच्चों को बैठाकर बताया कि दादी कैसी थी। कविता ने अपनी बेटी को सावित्री देवी की एक साड़ी से फ्रॉक सिलवाई। प्रीति ने माँ के कमरे में रोज़ दिया जलाना शुरू किया। लेकिन सच यह भी था कि चाहे वे सब कितना भी बदल लें, सावित्री देवी वापस नहीं आने वाली थी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द था। इंसान अक्सर प्यार का मूल्य तब समझता है जब वह उसके हाथ से पूरी तरह जा चुका होता है। कुछ महीनों महेश ने एक शाम अपने बेटों को बुलाया और माँ की डायरी का वही आखिरी पन्ना फिर से पढ़कर सुनाया। उसके बाद उसने कहा, याद रखना, बुजुर्गों के पास रखा पुराना संदूक हमेशा सामान से नहीं भरा होता। कभी कभी उसमें उनका अकेलापन रखा होता है, उनका त्याग रखा होता है, उनकी अधूरी बातें रखी होती हैं। अगर वक्त रहते उन्हें सुन लिया जाए तो शायद बाद में इतने आंसू न बहाने पड़े। और सच भी यही है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए धन नहीं, दुआ जोड़ते हैं। वे अपने हिस्से की खुशियाँ नहीं, संतान का भविष्य संभाल कर रखते हैं। लेकिन जब वही बच्चे उनकी ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में उनके पास बैठने का समय नहीं निकाल पाते, तब सबसे बड़ा नुकसान माँ बाप का नहीं, उन बच्चों का होता है, क्योंकि वे अपनी ही जड़ों से कट जाते हैं। सावित्री देवी का पुराना संदूक उस घर में आज भी रखा है। उसमें अब भी वही साड़ियाँ हैं, वही छोटे कपड़े, वही तस्वीर, वही डायरी। फर्क बस इतना है कि पहले लोग उसे खजाने की उम्मीद से देखते थे, अब सिर झुकाकर देखते हैं, क्योंकि अब सब जान चुके हैं कि उस संदूक में सोना चांदी या रुपये नहीं, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा कीमती चीज़ थी। एक माँ का जीवन, उसका प्रेम, उसका त्याग और वह सच्चाई जिसका सामना करने के बाद बेटों के सचमुच होश उड़ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो छोड़कर जाते हैं वह सिर्फ धन दौलत या कीमती सामान नहीं होता, बल्कि उनका त्याग, दुआएं, संस्कार और अनकहा प्रेम होता है। इसलिए जब तक आपके अपने आप के साथ हैं, उनकी कद्र कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वह उस घर का सबसे कीमती हिस्सा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई दिल को छू लेने वाली भावुक कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सुनते रहिए कहानी विद निकी। धन्यवाद।